डीजी आईएसपीआर साहब का एक और ट्वीट। जी हां, ट्वीट पर ट्वीट, बल्कि पै दर पै ट्वीट। ऐसे लग रहा है कि दुश्मन के मोर्चे पर फायरिंग हो रही है। डीजी आईएसपीआर साहब, जिनका ट्विटर अकाउंट 2 साल 2 महीने, जी हां पूरे 26 महीने पुरसरार तौर पर खामोश रहा, बल्कि पुरसरार नहीं, बस खामोश रहा और गायब रहा, और अब अचानक 24 घंटों के अंदर ये दूसरा ट्वीट है। यके बाद दीगरे ट्वीट आ रहे हैं। पहला ट्वीट खारजियों के बारे में था, जिसमें यह कहा गया था कि बहुत सारे खारजी जो हैं वो पाकिस्तान में अफगानिस्तान की साइड से घुसने लगे थे और इंडिया के खारजी थे या इंडियन स्पॉन्सर्ड थे। ये एक नया अब जुमला हमारे हत्थे लगा है, इंडियन स्पॉन्सर्ड है। चलें, उस पर तो हमने बात कर ली थी। खैर, उस ट्वीट के ऊपर शायद पाकिस्तान की तारीख क्या, ट्विटर की तारीख के सबसे ज्यादा कम्युनिटी नोट लगे थे। क्यों भला? इसलिए कि ट्विटर के ऊपर जो ट्वीट किए जा रहे हैं, आजकल इसे एक्स कहा जाता है, उसके नीचे कमेंट सेक्शन को डीजी साहब ने बंद किया हुआ है। डीजी साहब किसी की आवाज नहीं सुनना चाहते। उनको लगता है कि अगर आवाज सुनेंगे तो नेशनल इंटरेस्ट खराब होगा। जी हां, कौमी मफाद खराब होगा। याद कीजिए कि कैप्टन ईमान दुरानी ने कहा था कि हम ये नहीं कहते कि फौज जो करती है ठीक करती है, लेकिन जो भी करती है मुल्की मफाद में करती है। तो ये जो नेशनल इंटरेस्ट है या पब्लिक इंटरेस्ट है, इसी के अंदर ये कमेंट सेक्शन बंद किया है। वरना आप सोचें, अगर कमेंट सेक्शन खुला हो और लोग गुस्से में को आगे पीछे का कमेंट कर दें और फिर वीगो डाले आए, उन्हें उठाएं, फिर नंगा करें, मारें, उनकी फिल्में बनाएं, उनके घरों में कैमरे लगाएं, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट खराब होगा ना। तो फिर आप कैप्टन ईमान दुरानी साहबा के ऊपर मजाक क्यों करते हैं? बात तो वो ठीक ही करके गई हैं, और इसी वजह से आपके और मुल्क के वसीतर मफाद में डीजी आईएसपीआर साहब ने ये तमाम कमेंट्स जो हैं वो बंद किए हुए हैं। वरना डीजी आईएसपीआर साहब बिल्कुल भी फ्री स्पीच के तो खिलाफ है ही नहीं। आपको पता है, अभी इंडिया के साथ जब झड़प हुई थी तो ऐन उस वक्त उन्होंने बताया तो था कि फ्री स्पीच कितनी जरूरी है। हाँ, ये वो भूल गए थे कहना कि फ्री स्पीच सिर्फ जरूरी है इंडिया में। पाकिस्तान के अंदर हम फ्री स्पीच के ऊपर बिलीव नहीं करते। जो यहां कुछ फ्री स्पीच का हक इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा उसे हम चुक लेते हैं, और उसके बाद जो हमारा दिल करे हम वो करते हैं। भारत, अब डीजी एसपीआर साहब का एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर भी है इस पे कि 24 घंटे में ये दूसरा ट्वीट है, और दोनों ट्वीट रात गए किए गए, मतलब आधी रात के बाद दोनों ट्वीट किए गए। जब सारी दुनिया सो जाती है तब ये ट्वीट किए गए हैं। अब ये मेरी समझ से बाहर है कि रात के वक्त क्यों ट्वीट किए गए हैं, इतनी रात दोनों आगे पीछे करके। और शायद पर्पज़ ये है कि जो शैतान हो वो सो जाएं, सारे जो हमलावर होंगे ट्विटर के ऊपर वो सो जाएं और आराम से जैसे बस स्लाइड इन करके आप ट्विटर के अंदर अपना मामला जो है वो डाल दें। और पर्पज़ क्या है? पर्पज़ सिर्फ यही है कि 2 साल 2 महीने के बाद जो ये हजीमत हो रही है ट्वीट करने के ऊपर, पब्लिक पीछे पड़ गई है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में इतने कम्युनिटी नोट किसी को नहीं लगे जितने पहले ट्वीट को लगे। अब दूसरा ट्वीट जो है वो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, उनकी जो बरसी है उसके ऊपर किया गया है, उनकी याद में। और पहली दफ़ा बेचारे एयर चीफ और नेवल चीफ का नाम भी लिखा गया है। पहले कभी उनको भी ये सादत नसीब नहीं होती, सिर्फ आर्मी चीफ की तरफ से ही ट्वीट किए जाते थे। ये पहली दफ़ा है कि डीजी एसपीआर साहब उनको भी जगह दे रहे हैं बीच में। लेकिन आप सोचेंगे क्यों दे रहे हैं? इसलिए दे रहे हैं कि उनको पता है कि पब्लिक ने अच्छे या जो भी ट्वीट करेंगे उसके ऊपर पब्लिक रिस्पांस क्या आना है। तो वो जो पब्लिक का पुरतपाक रिस्पांस है वो कह रहे हैं कि सिर्फ फील्ड मार्शल साहब को ना मिले, वो बांट कर खाया जाए, वो सबको मिले। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर उन्होंने उनके नाम भी डाल दिए। बहरहाल दोनों ट्वीट रात के आखिरी पहर में किए गए, मीन रात 12 बजे के बाद किए गए। इस साइंस को आप खुद ही समझिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है कि ये रात के 12 बजे के बाद दोनों ट्वीट क्यों किए गए। लेकिन याद कीजिए, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अब ये प्लान कर दिया गया है, ये खबर हमने आपको दी थी कि अब ट्वीट पर ट्वीट होगा। जी हाँ, और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कमेंट सेक्शन भी खोला जाएगा, क्योंकि अब स्ट्रेटजी ये बनाई है कि क्या होगा अगर लोग बुरा भला कहेंगे, गाली देंगे तो देने दें, थोड़े दिन सुनेंगे, फिर लोग तंग आ जाएंगे, थक जाएंगे और उसके बाद गालियां देना बंद कर देंगे। अच्छा, आप सोचेंगे ये आइडिया कहाँ से आया? ये हमें पता चला है कि ये आइडिया सोचा गया मरियम नवाज साहबा से। एक मीटिंग में डिस्कशन ये हुई कि आप देखें, मरियम नवाज को सारा जहान बुरा कहता हो, कितने कॉन्फिडेंस के साथ फिर भी टिकटॉक बनाती हैं। एक हम है कि पब्लिक की जो तनकीद है उससे डरे हुए हमने अपना ट्विटर ही बंद कर दी, और उससे एक रिवाज बन गया, अब हर कोई हमें छेड़ता है। तो इसलिए एक दफ़ा ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करना शुरू करें। शुरू में पब्लिक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्ड करेगी, पुरतपाक इस्तकबाल करेगी, मतलब तनकीद करेगी। उसके बाद लोग थक जाएंगे तनकीद कर कर, जैसे बाजी को बुरा भला कह के लोग थक गए। लेकिन बाजी तो नहीं थकी ना, लोग थक गए। बाजी उसी आबोताब और कॉन्फिडेंस के साथ रोज टिकटॉक बनाती है। अब इधर भी यही होना है। अब बहाने डिफरेंट होंगे। कल खारजियों का था, आज जो हमारे आप सबको पता है कि कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद, जो हम सबका असासा है, हम सबके मोहतरम हैं, पूरी कौम के शहीद हैं, वो पूरी कौम का वो मान है, इज्जत है।
और हम सब दिलो जान से उनका एहतराम भी करते हैं और उनकी तहसीन भी करते हैं, उनके ख़ानदान की भी तहसीन करते हैं। लेकिन ऐसे मौके पर पिछले साल याद नहीं आया था, पिछले साल भी उनकी बरसी थी। पिछले साल जो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद थे उनकी बरसी याद नहीं आई थी, क्योंकि हमने 9 मई किया हुआ था, हमने इलेक्शन लूटा हुआ था, हमने अदालतें लूटनी थी, अभी हमने 26वीं तरमीम करनी थी, हमने 26 नवंबर करना था, हमने तमाम गंदे काम करने थे। इसलिए हमें कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद पिछले साल याद नहीं आए थे। आज आए हैं क्योंकि उनकी ज़रूरत है। लेकिन हमारे लिए तकलीफ़ की बात यह है कि शहीद क्योंकि सांझे होते हैं, शहीद तो सबका होता है। और जैसे मैंने आपको कहा कि कैप्टन कर्नल शेर खान तो पूरी कौम का एजाज़ है, अब उनके ट्वीट के ऊपर भी कम्युनिटी नोट लगा है। जाहिर है इसमें कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के बारे में तो कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये चंद ऊपर बैठे लोगों ने जो पिछले चंद महीनों कह लें या बल्कि पिछले 2 साल में जो उन्होंने कमाई की है वो आवाम रिस्पॉन्ड कर रही है। बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल है। लेकिन मैं आपको पिछले व्लॉग में ही बता चुका हूं कि अब आपको ट्वीट भी ज़्यादा दिखते नजर आएंगे और ये जो कॉन्फिडेंस है ये बाजी मरियम से मुस्तार लिया गया है। और अब आप जितना मर्जी डीजी साहब को बुरा भला कहें, वो अब बिल्कुल थिक स्किन हो गए और वो समझते हैं कि बस मुंह नीचे करके अपना काम करते जाओ और थोड़ी देर बेइज्जती करने के बाद लोग थक जाएंगे और फिर ये लगेगा कि कोई बेइज्जती कर ही नहीं रहा। तो देखते हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है। तो ये दूसरा ट्वीट है। अब अगली खबर पर चलते हैं जी। कामरान शाहिद साहब की खबर बाउंस हो गई, किसी कर्नल साहब ने उनको इस्तेमाल कर लिया लगता है, और मुझे समझ नहीं वो क्यों इस्तेमाल हुआ, क्योंकि फड़कती हुई खबर आई थी उनके पास। फड़कती हुई खबर दी गई थी कि नवाज शरीफ साहब अडयाला जेल जाकर इमरान खान को मिलने को तैयार हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आगे से कहा कि नवाज शरीफ तो बेचारे कबूतरबाज हैं, कबूतर उड़ाते हैं, उनके पल्ले क्या है, उनसे किसने बात करनी है, उनके पास क्या इख्तियार है। साथ ही इरफान सदीकी साहब ने, जो नवाज शरीफ के अनसेड स्पोक या अनडिक्लेयर्ड स्पोक्स पर्सन समझे जाते हैं और वो फील्ड मार्शल साहब के उस्ताद मोहतरम भी है, उन्होंने उन्हें पढ़ाया हुआ है, उन्होंने एक बयान दागा है कि नवाज शरीफ बिल्कुल इमरान खान को नहीं मिलेंगे। और ये ऐसे ही किसी ने फैला दी है बात, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं। नवाज शरीफ साहब भला क्यों मिलने जाएंगे, हमने तो आपको पिछले व्लॉग में ही बता दिया था, याद कीजिए। जैसे ये खबर आई थी, ये नहीं कि हमारे पास कोई जराए थे या कोई हमने तोप चलाई थी, कॉमन सेंस की बात थी। क्यों जाएंगे नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के बेचारे के पल्ले तो आजकल वो जाती उमरा का ट्रैक्टर वगैरह ठीक करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा उनके पास कोई चीज़ नहीं, अर्दली के पास नहीं है बेचारे के पास, तो नवाज शरीफ साहब के पास कहाँ से होनी। इसलिए आपको ये जो मैं ये कहूँगा बेपर की उड़ाई थी कामरान शाहिद साहब ने, उसी वक्त हमने आपको बता दिया था कि इस खबर में कोई सदाकत नहीं है, ये डाइवर्जन है। जाहिर है कामरान शाहिद साहब ने तो बड़े कॉन्फिडेंस से खबर दी थी, उनको किसी ने इस्तेमाल किया, उनकी गलती नहीं है, उनके सोर्स ने उनको गलत इस्तेमाल किया है। आइंदा वो इस सोर्स से सोच समझ कर खबर दें। अब उन्हें लोग इस्तेमाल करना शुरू हो गए, पंजाबी में से कहते हैं वरतना शुरू हो गए, तो अब वो खुद समझ लें कि वो क्यों इतने वरते जा रहे हैं, इसके ऊपर वो खुद ही जवाबदेह हो सकते हैं। अगली खबर वो आ रही है आपके सामने। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट, इन्होंने पिछले 6 माह की तनख्वाहें एक साथ वसूल कर ली हैं। तकरीबन 85 लाख रुपए इनके अकाउंट्स में मुंतकिल हुए हैं, कुछ के अकाउंट में शायद ज़्यादा मुंतकिल हुए हैं। और जैसे ही पैसे मिल गए हैं उसके फ़ौरन बाद इन सब ने बयान दिया है कि हमने तो तनख्वाह नहीं बढ़वाई, वज़ीर आज़म जाने, उनका काम जाने, उन्होंने अगर कम करनी है तनख्वाह तो कर दें। अब इस पर जो समरीज़ हैं वो बाकायदा इनके दफ्तरों से मूव हुई, असम्बलियों से मूव हुई और उन समरीज़ के ऊपर वोटिंग हुई, काबीना ने अप्रूवल दी, सब कुछ इनकी मर्ज़ी से हुआ और वज़ीर आज़म की भी मर्ज़ी से हुआ, जो फॉर्म 47 का है, सबकी मर्ज़ी से ये सब कुछ हुआ। और अब तनख्वाहें लेने के बाद सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए कह रहे हैं कि हमने तो नहीं बढ़वाई, वज़ीर आज़म जाने, उनका काम जाने, वो कम करना चाहते तो कर दें। और अब करेंगे क्या कि अगर ये तनख्वाह 800-800% बढ़ाई है या 600-600% बढ़ाई है, तो अगर कम करनी हुई तो 10-15% उसमें से कम कर देंगे और आप भी खुश हो जाएंगे कि तनख्वाह कम कर दी है और उनके भी लोशे हो जाएंगे। तो ये दूसरा स्कैंडल था। अच्छा जी, तीसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज़रबाईजान, जी हाँ, आपको पिछले व्लॉग में हमने कहा था कि आज़रबाईजान शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं और आपको ये भी कहा था कि शहबाज शरीफ साहब उतना लाहौर नहीं जाते, बल्कि हमने ये कहा था कि मानसेरा से भाई सफदर अवान उतना लाहौर नहीं आते जितना शहबाज शरीफ साहब आज़रबाईजान जाते हैं। मैंने कहा था पता करें वहाँ पर कौन सी मीठी गोली खाने जाते हैं या कौन सा कमर का दर्द है जो ठीक करवाने जाते हैं। इतनी बार ये आज़रबाईजान गए हैं और इतनी दफ़ा गए हैं कि इतनी दफ़ा तो आज़रबाईजान वाले खुद आज़रबाईजान नहीं जाते। बहरहाल ये भी साथ साथ आपको बताया था कि जब जब जाते हैं वहाँ पर एक ही ऐलान होता है और वो ये ऐलान होता है कि आज़रबाईजान ने 2 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट का फैसला कर लिया। ये इस साल मार्च में भी हुआ, पिछले साल भी ये 2-3 दफ़ा हुआ। वही 2 अरब डॉलर है, वही आज़रबाईजान है, वही शहबाज शरीफ है। जब जब जाते हैं 2 अरब डॉलर का वो ऐलान कर देते हैं।
और पिछली दफ़ा तो मार्च में जब गए थे तो मुनीफ फारूक ने, या शायद मार्च के बाद गए थे, माजरत, इतनी देर नहीं निकालते शबाशी साहब, अब महीने डेढ़ बाद चले जाते हैं। मेरा ख्याल ये कहीं मई में गए होंगे या जून के शुरू में गए होंगे। पर जब भी गए थे $2 अरब का फिर ऐलान हुआ था, उससे पहले मार्च में हुआ था, उससे पहले शायद जनवरी में हुआ था। तो ये चल रहा है। हमने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था, हमें अंदाज़ा नहीं था कि इतनी बेशर्मी है कि फिर वही हो जाएगा। ये ले लें आप तस्वीर, ये आज की खबर है जी। दोबारा ऐलान हो गया अजरबैजान से उसी 2 अरब का, जो पहले 6-7 बार ऐलान हो चुका है कि अजरबैजान ने 2 अरब का इन्वेस्टमेंट का फैसला कर लिया है, 2 अरब की इन्वेस्टमेंट पे साइन हो गए हैं, 2 अरब की इन्वेस्टमेंट के MOU हो गए। अब दोबारा जनाब इसी मुंह के साथ दोनों पार्टियों ने फिर उसी 2 अरब का ऐलान कर दिया है। एक तो मेरा ख्याल इनको आगे से भी अजरबैजान वाले भी अपनी तरह के मिले हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, अजरबैजान बेचारा है क्या। वो कहते हैं ना, भूखे ने भूखे को जफी डाली, दोनों को गश पड़ गया। तो ये वही वाला ही काम है यहाँ पर। अजरबैजान की GDP जो है वो $72 बिलियन की है, पाकिस्तान की GDP $338 बिलियन की है। तो अब $72 बिलियन की GDP वाला जिस बंदे के पास टोटल $72 बिलियन है, वो $338 बिलियन वाले मुल्क को $2 अरब की इन्वेस्टमेंट देगा, माशाल्लाह। फिर अजरबैजान के जो टोटल ज़खायर हैं वो $11 अरब हैं। और जब ये ऐलान किया था उस वक्त इमरान खान साहब छोड़ के गए थे कि तकरीबन 17-18 अरब, और फिर दूसरी दफ़ा जब ऐलान किया तो तब तक इन्होंने कम किए थे 16 अरब। अब तो खैर ये नीचे ले आए, अजरबैजान के बराबर ही ले आए, उससे भी नीचे ले आए। लेकिन एक मुल्क जिस बेचारे के पास सिर्फ $11 अरब हैं, क्या उसमें से वो $2 अरब हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर देगा? एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, इनका क्या किया जा सकता है। मतलब झूठ के ऊपर झूठ है। वैसे ही जैसे DGISPR साहब ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं, ये झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जी, आगे जूतों में दाल बटना शुरू हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नून लीग और JUI फे आपस में लड़ना शुरू हो गए। नून लीग ने खैबर पख्तूनख्वा में जो तहरीक इंसाफ से छीन के मखसूस नशिस्तें दी गई हैं इनको, उनकी तकसीम अदालत में चैलेंज कर दी। मुस्लिम लीग नून ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों की जो तकसीम हुई है वो दुरुस्त नहीं हुई। उनका मौक़िफ़ है कि नून लीग की 7 जनरल सीटों पर उन्हें सिर्फ 8 मखसूस नशिस्तें दी गई हैं, जबकि JUI फे को 7 जनरल सीटों पर 10 मखसूस नशिस्तें दी गई। वैसे बात तो ठीक है, इनको 7 पर 8 मिली हैं, उन्हें 7 पर 10 मिली हैं। ये क्या हिस्सा बकदरे जुस्सा है, समझ से बाहर है कि ये क्या किया है कि अगर इनको 7 पर 10 हैं तो JUI फे को, तो नून को 7 पर 8 क्यों है? जब माले गनीमत आप बनाकर उसे लूट का माल समझकर आप उसे बांट रहे हैं तो फिर वही कम अज़ कम बराबर बांट दें। अब ये जूतों में दाल बट रही है, आपस में लड़ रहे हैं, तो नून लीग चली गई है अब हाई कोर्ट में, और देखते हैं अदालत इस पर क्या फैसला करती है। क्या इनको इसी तरीके से रहने देती है या एक एक सीट, आप समझ रहे ना, 10, तो दोनों को 9-9 दे दें तो शायद इनकी लड़ाई जो है वो ख़त्म हो जाए। बिलोंग तो दोनों से ही नहीं करती, लेकिन चले, अब इन्होंने ये बेशर्मी की है तो कम अज़ कम बेशर्मी ही बांट लें, बेशर्मी ही पूरी बांट लें एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, अगली खबर पंजाब से है, जहां पर 26 हमारे MPs जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको एहतजाज करने पर पार्लियामेंट से पहले मुअत्तल किया है। अब उनके खिलाफ रेफरेंस भेजा है और उनकी MPA-शिप ख़त्म करने जा रहे हैं। अच्छा, अब क्या ये MPA-शिप ख़त्म कर सकेंगे? 99% है नहीं। ये मलिक अहमद ख़ान साहब सिर्फ इनको डरा रहे हैं और असल में इनके घुटने टेकने पर इन्हें मजबूर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि ये लोग वादा करें कि आइंदा ये मरियम साहबा के होते हुए एहतजाज नहीं करेंगे। याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हम पहले दिन से एहतजाज करते तो मरियम साहबा पहले दिन सन्नाटे के अंदर तकरीर ना कर सकती। याद कीजिए, पहली जब उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस या इलेक्शन के बाद जो भी उन्होंने लिया था फॉर्म 47 के तहत, तो हमारे लोग बाहर चले गए थे और उन्होंने सन्नाटे में उन्होंने तकरीर की थी, एक टकाऊ किस्म की। इस दफ़ा वो बोलते रहे तो मरियम साहबा से तकरीर दुरुस्त नहीं हुई। अभी भी मैं कहता हूँ इससे भी भरपूर एहतजाज हो सकता था। अब क्योंकि हमने खुद अपनी जगह बहुत सारी दे दी नून लीग को, मतलब हमने एहतजाज किया ही नहीं साल सवा साल उस तरीके से, पहली दफ़ा हमने दुरुस्त एहतजाज किया है। तो पहली दफ़ा आप देखिए, मीन पार्शली मैं उसे दुरुस्त कहता हूं, लेकिन चलें, सताइश होनी चाहिए कि पहली दफ़ा किया है। अगर हमने अपनी इतनी स्पेस ना छोड़ी होती तो पहले ही बहुत कुछ हो रहा होता। लेकिन अब हमने स्पेस छोड़ के जब वापस गेन करने की कोशिश कर रहे हैं तो नून लीग उसके ऊपर बहुत गुस्सा कर रही है। हालांकि इसी पंजाब असेंबली के अंदर जब अहमद खान बच्चर तकरीर कर रहे थे तो वो जो छोटी सी हैं हमारी अज़मा बुखारी साहबा, उम्र के हिसाब से कह रहा हूँ, वैसे कद में ना समझ लीजिए, कद तो अल्लाह की देन होती है, पता नहीं उनका कितना है, लेकिन बहरहाल वो जो छोटी सी हैं वो बाकायदा फोश, मैंने वो जैसी गंदी फिल्में बाजी मरियम नहीं देखती थी और कहती थी कि फ़लाँ फ़लाँ की गंदी फिल्म मेरे पास है, मैंने देखी हुई है, उसी तरह के गंदे घटिया फोश किस्म के नारे लगा रही थी वो।
और असम्बली के अंदर नारे लगा रही थी, और अगर उसी तरह का जवाब मरियम नवाज के बारे में कोई दे देता तो फिर इनकी इज्जत पर हमला हो जाना था सबके, या नवाज शरीफ साहब के बारे में दे देता, या शहबाज शरीफ साहब के बारे में दे देता। मतलब एक तो ये पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से कोशिश नहीं करते, ये अपनी हरकतें नहीं देखते, अपनी हालत नहीं देखते। जो आपकी परफॉर्मेंस है इस फील्ड के अंदर, जिस तरह के नारे आप लगा रहे थे, अगर किसी और बेचारे ने 100 मीटर की रेस भागी हुई है तो आपका तो मरियम साहबा से लेके तमाम लोगों ने हजार हजार मील की रेस भागी हुई है। आप लोग तो इसमें बड़े बड़े चैंपियन हैं, तो अगर आगे से वैसे ही जवाब आ जाता तो फिर क्या बनता आपका। लेकिन भारत खुद ये एहतजाज कर सकते थे, जब तहरीक इंसाफ के लोगों ने एहतजाज किया तो अब उनकी जो रुकनीत है वो मुअत्तल की जा रही है। मेरा पैगाम उन 26 अरकान को है, आपके पास हीरो बनने का मौका है, घुटने मत टेकिएगा। पूरी कौम की नजरें आप पर है, पहली दफा मौसर एहतजाज हुआ है और देख लीजिए उसका जवाब क्या है। अब मौसर एहतजाज करना पड़ना है। असम्बली बाहर लगाइए, या मैं पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, या कम से कम पिछले 15 दिन से बार बार कह रहा हूं कि असम्बली का सेशन जो है वो बाहर बुलाइए। आज से 1.5-2 महीने पहले मैंने लीडरशिप के सामने जो पूरा एक प्लान रखा था, एक 18 नकाती प्लान रखा था एहतजाज का, जिसके अंदर एक नुकता यह था कि असम्बलियों के जो इजलास हैं वो अपोजिशन लीडर मीन पंजाब में वो असम्बली के बाहर बुलाना शुरू करें। चलें खुदा खुदा करके अब हमारे 26 अरकान जो हैं वो मुअत्तल हुए हैं, तो अब बाकायदगी से असम्बली के बाहर अपना इजलास करना शुरू करें। इसी सिलसिले में सलमान अकरम राजा, अहमद बचर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें उन्होंने भरपूर तरीके से अपना ये मौक़िफ़ रखा है और मैं उस मौक़िफ़ की तायीद करता हूँ। और MPs को मेरा पैगाम ये कि बिल्कुल घुटने ना टेकिएगा, बिल्कुल मलिक अहमद खान साहब से जाके माफ़ी तलाफ़ी ना कीजिएगा। ये आपको सिर्फ डराया जा रहा है। और खुदा न खास्ता अगर आपकी MPA-शिप चली भी गई तो पहले बताइए हमने क्या ऐसा सर पे उठाया हुआ है पंजाब के अंदर जो हमारी MPA-शिप चली गई तो क्या हो जाना। आप अगली दफ़ा इंशाल्लाह MPA नहीं MNA जीत कर आएंगे। पार्टी आपका एहतराम भी करेगी, आपको ऑनर भी करेगी कि आपने कुर्बानी दी अपनी सीट की। इसलिए अब डट कर खड़े हो जाएं, बिल्कुल किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म का डरने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी सूरत ये काम नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो आपका फ़ायदा करेंगे, आपका नुकसान नहीं करेंगे। इसलिए किसी सूरत इस मौके पर घुटने नहीं टेकने चाहिए और आपको खड़े रहना चाहिए। आखिरी खबर आपके सामने रखते हैं। राणा सनाउल्लाह साहब ने काजी फायज ईसा साहब का मुंह काला कर दिया है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, पहले ये ज़रा सुन लीजिए। हमारा ये ख्याल था कि मियां साहब जब आए तो उनको बेल बिफोर अरेस्ट मिले और उसमें फिर हम उनके केसेस को मैनेज करें, उनकी अपीलों को। तो हमें ये था कि अताब बंदियार साहब के होते हुए तो हमें ये मौका नहीं मिलेगा। कोई इंसाफ पसंद काजी फायजी साहब जैसा कोई चीफ जस्टिस होगा मेरिट पे काम करने वाला, तो फिर हमें ये इंसाफ मिलेगा। सुन लिया आपने, वो खुद भी काजी साहब के इंसाफ के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं। उनको खुद भी पता है कि काजी साहब कितने मक्कार थे, काजी साहब कितने घटिया थे और उनका इंसाफ कितना घटिया था कि राणा सनाउल्लाह बात करते हुए खुद मुस्कुरा रहे हैं कि हमें काजी फायज के ही जो इंसाफ था, मतलब जिनके लिए काजी साहब ने अपना मुंह इतना काला किया, आज वो सरे बाजार काजी का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन काजी साहब भी जैसे वाटर प्रूफ घड़ियाँ होती हैं, ऐसे वो शर्म प्रूफ हैं, उनको भी शर्म कोई नहीं आनी। वो और खुश होंगे इस बात के ऊपर कि राणा सनाउल्लाह उनका मजाक उड़ा रहे हैं।